अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, बहुत सारे सियासी और अवामी अमूर के ऊपर बात करनी है, इसलिए हमने आज दावत दी है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी अमूर जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब को। और आपकी एक मेरा ख्याल है आप उन चंद सियासतदानों में से हैं जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के भी कॉन्फिडेंट हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी कॉन्फिडेंट हैं। तो वेलकम टू द शो। राना साहब, सबसे पहले जो आज की बड़ी खबर है वो ये है कि IMF का जो मिशन है वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी से मिला है। अब उनकी क्या तवक्कुआत हैं हमसे, या वो क्या श्योरिटीज़ चाहते हैं हमारी जुडिशल सिस्टम से? कोई ख़ास श्योरिटी वो चाहते हैं हमारे जुडिशल सिस्टम से? नहीं, ये एक मुलाकात जो है ये अप्रैल में या लास्ट सितंबर में ड्यू थी, बावजूद जो नहीं हो सकी और अब वो हो रही है। तो इसको ऐसे ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो अहमियत दे दी है मीडिया ने। उसमें कोई ऐसा मामला नहीं है, ये एक रूटीन मैटर है जहाँ पे वो उनका यानी IMF का प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे वो इन चीज़ों के ऊपर भी जो है वो आगाही हासिल करते हैं। क्योंकि मैंने जो देखा है, जो पिछले IMF के प्रोग्राम्स रहे हैं उन्होंने कभी जुडिशरी से मुलाकात नहीं की, तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि उन्होंने जुडिशरी से भी मुलाकात की है। तो नहीं, देखें, वो मुलाकात बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुलाकात हो जाती है और वो चीज़ जो है वो मीडिया की नज़र से ओझल रहती है, वरना जो IMF के साथ एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में बाकायदा ये चीज़ शामिल है। अच्छा अच्छा, दूसरी तरफ हमने देखा कि कल वकला जो थे वो फिर से सड़कों पे थे। मुझे आज भी याद है राना साहब के आप लोगों ने PMLN ने वकला तहरीक के अंदर जान डाली थी। उस वक्त अली अहमद कुर्द साहब, मुनीर मलिक साहब जो कल नज़र आए सड़कों के ऊपर, वो आपके साथ थे और आप भी उनके साथ हमरा सड़कों पे थे। अब ये जो आप ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का मामला है, जिसके अंदर आपने 15वें नंबर पर लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहिबान को आप ले आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उनमें क्या ऐसी खूबी थी कि आपने पूरी वकला बरादरी को भी नाराज़ किया और आपने सीनियरिटी के प्रिंसिपल को भी पामाल किया? नहीं, वकला बरादरी की अगर नाराज़गी की वजह मालूम हो जाए तो बिल्कुल उस वजह को दूर किया जा सकता है और उनकी नाराज़गी का जो है वो अजाला हो सकता है। वो कहते हैं सीनियरिटी के प्रिंसिपल को आपको पामाल नहीं करना चाहिए था। नहीं, सीनियरिटी के प्रिंसिपल को कैसे पामाल हो गया? 15वें नंबर पे थे। नहीं, वो चाहे 30वें नंबर पे हो, मामला ये है कि जो आर्टिकल 200 है आइन का, उसे पढ़े। उसमें क्यों ये इख्तियार दिया गया है उस सूबे के चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उस जज को जिस जज ने ट्रांसफ़र होना है, कि अगर वो कंसेंट दे और उसका चीफ जस्टिस जो है उसे एंडोर्स करे, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी एंडोर्स करे, देन ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। वो कहते हैं कि जी उनको फिर से ओथ लेना चाहिए था। नहीं, कहाँ लिखा है? अगर वो ओथ लेते, आर्टिकल 200 पढ़े ना, उसमें लिखा है ओथ लेना चाहिए था। मगर एक और आर्टिकल ट्रांसफर है ना, ये एक और आर्टिकल है 196 मेरा ख्याल है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जी आप अगर किसी को तैनाती फिर से करते हैं किसी और अदालत के अंदर, तो फिर उनको ओथ लेना चाहिए ताकि ये क्लियर हो जाए। नहीं तो फिर ट्रांसफर ना हुआ वहाँ पे। अगर तो आर्टिकल 200 में ये लिखा है कि जज ऑफ वन हाई कोर्ट कैन बी रीअपॉइंटेड एज जज इन अनदर हाई कोर्ट, तो फिर तो जो है वो ओथ होना चाहिए। और अगर वहाँ पे लफ्ज़ ट्रांसफ़र लिखा है तो फिर कैसे ओथ हो सकता है? सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि अगर आप इनको ट्रांसफ़र करते हैं और फिर आप ये भी नहीं बता रहे कि आप कब के लिए ट्रांसफ़र करते हैं, तो अगर वो कोई जजमेंट आपके खिलाफ तो क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? नहीं, सुन लेना, सलमान अकरम राजा साहब अगर अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सामने रखते हुए बात करें तो जो मर्जी कहें, वो उन्हें हक है। लेकिन मामला ये है कि क्या आइन में ये बात है कि ट्रांसफ़र की वजह बयान की जाए? वहाँ पे सिर्फ ये है कि उस जज की जो है वो कंसेंट ज़रूरी है, जो कि पहले नहीं थी, पहले कंसेंट भी नहीं थी। ये 18वीं तरमीम में ये डाली गई कि उसकी कंसेंट होनी चाहिए। मगर अगर आप इस चीज़ को देखें उस एंगल से, तो ये एक लोग ये कहते हैं कि जी ये मैलिफाइड इंटेंशन है, क्योंकि सारे मामलात जो हैं इमरान खान साहब के वो आने हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मामला ये है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि अदलिया का यानी सरबराह होने के साथ साथ एक ज़िम्मेदार इंसान है, और इत्तफाक से जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उसकी इंटेग्रिटी को, उसकी गैर जानबदारी को, ये सुप्रीम कोर्ट में क्या होता रहा है, 8 एक तरफ 7 एक तरफ खत लिखे जा रहे हैं और मीडिया को दिए जा रहे हैं, रेफरेंसेस दायर हो रहे हैं।
अगर किसी आदमी ने अपने आप को इस सारी सूरत हाल से अलहदा रखा तो वो एक ही आदमी था और उसका नाम जस्टिस याहिया अफरीदी है। तो अगर वो आदमी भी समझता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नए जज को लाने की ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी इंटेग्रिटी और उसकी स्वाबदीद पे ऊपर हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। आपने चूँकि ख़त का जिक्र किया तो एक क्यासा राइयाँ हो रही हैं वकला बरादरी के अंदर कि एक ऑल रेफरेंस जो है वो बनाया जा रहा है 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़। क्या हुकूमत जो है और रेफरेंसेस बनाने के हामी में है? देखें, 2 सीनियर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनके बाज़ मामलात में उनका जो तर्ज़ अमल है, मैं इंतहाई एहतराम के साथ और उनकी जो पोजीशन हैसियत है उसको मलूज़ ख़ातर रखते हुए ये मेरी राय है कि रेफरेंस बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन बाज़ मामलात ऐसे हैं कि ये बनाया जा सकता है। कौन से मामलात पे बनाया जा सकता है? यानी उनका जो अमूमी रवैया है, यानी वो हर मामले में ख़त लिख देते हैं और फिर ख़त जिसको लिखते हैं वो ख़त उसको बाद में मिलता है, मीडिया में पहले पहुंच जाता है। यानी एक ऐसे प्रोपेगंडे का अगर आप मूजब बने जो पूरे अदारे को मलाइन करे, तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इसको किसी न किसी सिमत जो है वो मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। ये मेरी एक बतौर एक वकील के या लॉ नोइंग जो जितनी मुझे समझ है, कोई ज़्यादा समझ नहीं है, उसके मुताबिक मेरी राय है। और ये जो आपकी राय है, क्या ये आप तक की महदूद है या आपके दीगर जो काबीना में मिनिस्टर्स हैं वो भी यही सोच रखते हैं? नहीं, ये फ़िलहाल तो आपने क्वेश्चन किया तो मैं जवाब दे रहा हूँ। ये मामला कैबिनेट में कभी डिस्कस नहीं हुआ। अच्छा, मगर आने वाले दिनों के अंदर आप समझते हैं कि ऐसी एक एटमॉस्फेयर है या ऐसा जवाब है जिसके नतीजे में रेफरेंस बन सकता है सीनियर मोस्ट जजेस के खिलाफ? वो काम चलने नहीं दे रहे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। कैसे नहीं चलने दे रहे सर? वो हर मामले में जो है वो या इख्तलाफ करते हैं या जो है बाइकआउट करते हैं या ख़त लिखते हैं, और ये जितना भी ये सारी तस्वर बन रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, यानी एक अदारे की जो डेकोरम है, जो उसकी इज़्ज़त है, जो उसका एहतराम है, उसके लिए उनका रवैया जो है वो कोई हेल्पफुल नहीं है। क्या ये भी मुमकिन है कि इन जज साहिबान को जो आप समझते हैं खलल डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के अंदर, उनको वापस बुलाया जा सकता है अपनी होम कंस्टिट्यूंसी के अंदर, लाहौर में या कराची में? नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज तो किसी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। नहीं, उनका सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है पंजाब के अंदर, उसके अंदर वापस बुलाया जा सकता है कि जी आप सुप्रीम कोर्ट का बेंच है वहाँ पे जाएं, उसको आप हेड करें। नहीं, वो तो खैर रोटेशन में सारे ही जाते हैं। अच्छा, तो ये अनहोनी बात नहीं होगी अगर हुई? नहीं, तो ये तो खैर ये तो होता ही है। अच्छा, हाई कोर्ट लाहौर का बेंच, इसी तरह से कराची का बेंच, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जाते हैं सारे। मगर कल अख्तर हुसैन साहब जो पाकिस्तान बार काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर हमेशा से वो साथ हुकूमत का देते रहे हैं, इन द सेंस कि वो हुकूमत की जिस तरह हुकूमत वोट करती रही है जुडिशल कमीशन के अंदर, उसी तरह वो भी वोट करते रहे हैं। कल उन्होंने ऐसा वोट नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि आमिर फारूक की तैनाती जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, और इसलिए ख़िलाफ़ हूँ चूँकि जो तैनाती हुई है जस्टिस डोगर की फ्रॉम लाहौर हाई कोर्ट टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो मुतनाज़ है, वो मामला ठीक नहीं है। तो उस तैनाती का इससे क्या ताल्लुक है? यानी अगर उनका उस तैनाती पे एतराज़ है तो वो उस वक्त करते जब उनकी तैनाती का, क्योंकि उनकी जो ट्रांसफ़र हुई है वो कोई गवर्नमेंट ने की है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की है, वो जुडिशल कमीशन ने की है। मगर जुडिशल कमीशन में गवर्नमेंट का पलड़ा भारी है। नहीं, गवर्नमेंट का पलड़ा भारी है तो उस वक्त तो वो अपना वोट उसके ख़िलाफ़ देते, या अब अगर उनका सुप्रीम को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे अगर उनका नाम आएगा उस वक्त तो अपना वोट देते। अब आमिर फारूक साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, तो उनके ऊपर वोट ना देना तो ये तो एतराज़ बनता नहीं है। अगर एतराज़ जिस ट्रांजैक्शन पे है वो जब आएगी तो उसके ऊपर वो वोट अपना मुखालफ दें या ना दें। मगर देखिए, अशतर औसाफ साहब आपके बड़े करीब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं,
उन्होंने भी कहा, फिर अख्तर हुसैन साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो आईनी बेंचेस बनाए गए उससे मामलात और कंफ्यूज्ड हुए हैं। और हम ये जो वकील प्रैक्टिस करते हैं वो भी ये देखते हैं कि जी जुरिस्डिक्शन की बात आ जाती है, कोई जुरिस्डिक्शन का उसमें मामला ही नहीं है, कंफ्यूज तो है ही नहीं। आप नहीं समझते कि अगर आप अदालत ही बना लेते 26वीं आईनी तरमीम के जरिए तो शायद मामला बेहतर होते? आप खुद भी वकील हैं। नहीं, हम अदालत ही बनाना चाहते थे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाहते थे, हमारी कमिटमेंट थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने ये तय किया था, पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट थी। ये तो फिर बाद में पीटीआई ने बनाया ना बेंच। ये बेंच जो है ये तो पीटीआई की प्रपोजल पे बना है। जो पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान के साथ मिलके जो उन्होंने कंसेंसस किया और एक मसवदा पेश किया, उसमें बेंच का क़याम का था कि जी अदालत ना बनाए, बेंच बना दें। हम उसके ऊपर एग्री कर गए, तो फिर इसीलिए मौलाना फजल रहमान ने वोट दिया, पीटीआई जो है वो दौड़ गई वहाँ से। मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर आते हैं, चूँकि वो एक बड़ा अहम मामला है। मौलाना फजल रहमान पिछले दिनों के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जी हमें जल्द इलेक्शंस जो हैं वो ही इस मसले का हल है। मौलाना फजल रहमान साहब कहाँ खड़े हैं? आपके साथ खड़े हैं? देखें मौलाना फजल या पीटीआई के साथ खड़े? नहीं, देखें मौलाना फजल रहमान बजाते ही वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है सियासी हवाले से। उनका बड़ा कद काठ है, उनका बड़ा वज़न है, उनकी राय का एक बड़ा एहतराम है। तो वो अपने के साथ ही खड़े हैं, वो किसी के साथ नहीं खड़ी, वो उनकी एक अपनी राय है। तो आपको नहीं लगता अगर वो जॉइंट ऑपोजिशन के अंदर चले जाते हैं तो फिर उनके अंदर तो एक बार दम आ जाएगा जॉइंट ऑपोजिशन में? मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब अभी हाल ही में मिले हैं ना, तो क्या बात हुई उनके साथ? मैं भी उनसे मिला हूँ पिछले दिनों में। तो क्या आपकी बात हुई? मेरा ये ख्याल है कि ये मेरी ज़ाती राय है, मैं कोई गवर्नमेंट की राय नहीं दे रहा, क्योंकि गवर्नमेंट कैबिनेट लेवल पर कभी ये डिस्कस ही नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि अगर वो जॉइंट अपोजिशन का हिस्सा बनेंगे तो वहाँ पे भी कोई जो है ना कोई ढंग की बात होने लगेगी। वहाँ पे भी कोई हिकमत आएगी, कोई वाइजनेस आएगी। ये रोज़ कभी इधर चढ़ाई कर दो, कभी उधर चढ़ाई कर दो, कभी जो है वो अपना सर से कफन बांध लो, कभी जो है वो जनाजे पढ़ा दो। तो मेरा ख्याल है कि उधर भी कोई बेहतरी आ जाएगी। मैं तो इस हक में हूँ कि वो वहाँ उस इत्तेहाद का हिस्सा हूँ। चलिए, ये आपने बड़ा दिलचस्प जो है जवाब दिया। इसके ऊपर एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं और फिर सियासत की तरफ जाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब ऑपोजिशन की तरफ चले जाएं तो शायद ऑपोजिशन भी कोई ढंग की और विजडम की बात करना शुरू कर देगी। हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ है जनाब राना सनाउल्लाह साहब। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। स्पॉटलाइट है वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी और अवामी अमूर जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब के ऊपर। राना साहब, अब पीटीआई की सियासत के ऊपर ज़रा बात कर लें, चूँकि उन्होंने हाल ही में अपनी लीडरशिप बदली है। जुनेद अकबर को वो लेके आए हैं, वो जारहाना सियासत कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे बातचीत इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रही है। 2 साल तक उन्होंने कहा है कि आप खामोश बैठे रहें, उसके बाद आपके केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे और इंतखाबात भी हो जाएंगे। देखिए, 2 साल तक बैठे रहे वाली बात जो है तो वो तो हो सकता है कि किसी ने उनको की हो, हमने भी उनको की है। क्या आप 2 साल के बाद इलेक्शंस कर लेंगे? नहीं, हम ये नहीं हमने कहा कि 2 साल के बाद इलेक्शन होंगे। 2 साल पाकिस्तान को चाहिए, हमें नहीं। कि इस वक्त अगर कोई ये कहे कि जी हमने हर मसला हल कर दिया तो ये गलत है। हमें ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। हम डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं और मुश्किल से जो है वो निकलने की आप समझ लें कि स्टेज पे आ गए हैं या ट्रैक पे आ गए हैं। पाकिस्तान को मुआशी तौर पे मुस्तहकम होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कम से कम 2 साल चाहिए। मगर 2 साल के बाद इलेक्शंस के ऊपर क्या आप तैयार हैं? नहीं, इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। इसके ऊपर बात हो सकती है लेकिन वो बात करने को तैयार ही नहीं है। नहीं, वो ये कहते हैं कि जी आपने जुडिशल कमीशन बनाना था, आपने जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। आपने कहा कि क्यों बनाना था आपने जुडिशल कमीशन? वजह जुडिशल कमीशन इसलिए बनाना था क्योंकि 28 नवंबर के ऊपर आप लोगों की बातचीत हुई और यहाँ पे भी बात हो गई। आपके खुद मिनिस्टर्स ने आके बताया कि जी हम पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए तैयार थे इस इशू के ऊपर। पार्लिमानी कमेटी या पार्लिमानी कमीशन जो है वो, क्योंकि किसी भी फैक्ट फाइंडिंग के लिए पार्लिमानी कमीशन जो है वो ज़्यादा ताकतवर है जुडिशल कमीशन से। जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है उसके पास बड़ी महदूद इख्तियारात हैं,
जबकि पार्लियामानी कमीशन या कमेटी है उसके पास बड़े वसी इख्तियारात हैं। अगर ये जिन फैक्ट्स के ऊपर ये चाहते हैं यानी इंक्वायर करवाना, वो पार्लियामानी कमीशन जो है वो कर सकता है। और वैसे ख़ुद भी जब हुआ था 2018 का इलेक्शन, तो उस वक्त जो ये बात अब कर रहे हैं उस वक्त हम कर रहे थे कि जी हमारी 40-45 सीटें आपने छीन ली हैं RTS बैठा के, तो अपनी गवर्नमेंट बना ली है, तो इसके ऊपर जो है वो फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जी जुडिशल कमीशन की क्या ज़रूरत है, जुडिशल कमीशन से तो कुछ नहीं मिलता, पार्लियामानी कमीशन बनाए, कमेटी बनाए, और उन्होंने बनाई। और उसका एक अजलास भी हुआ, परवेज़ खटक साहब को सरबराह बनाया गया था, मैं भी उसका मेंबर था। तो जब वो एक अजलास हो गया उसके बाद हम पूछते रह गए जी अजलास, तो परवेज़ खटक साहब कहते थे कि जी वो खान इजाज़त देगा तो बुलाऊंगा, उसने इजाज़त नहीं दी अजलास बढ़ाने की। तो हम इन्हीं की बात को लेके हम चाहते थे कि अगर कोई फैक्ट फाइंडिंग करवानी है आपने किसी भी मामले पे तो वो करवा लें। बाकी जहाँ तक 24 और 26 नवंबर की या 9 मई की वो बात कर रहे हैं, वो क्रिमिनल जो है वो यानी एक्ट या एक्शन हुए हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन कभी जुडिशल कमीशन ने भी की है। उसके अंदर आपका जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह है, मगर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, चूँकि आप इस मुज़ाकरात का हिस्सा रहे हैं, कि आप किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं, आपकी टीम किस हद तक जाने के लिए तैयार है कि जी चलें हम इनको अकोमोडेट करें, चूँकि आपने राइटली कहा कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए अगर आपने मईशत को दुरुस्त करना है। तो जी हम यही चाहते थे कि हम उनको एंगेज करें, वो बैठें और बैठ के तमाम मामलात के ऊपर जो है वो बात करें। हम तो ये चाहते थे कि हम पहले पाकिस्तान को जो मसाइल दरपेश हैं उसके ऊपर बात करें, इस मुल्क की इकॉनमी के ऊपर बात करें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, उसके बाद फिर इलेक्शन की बात भी करें। फिर उसके बाद जो अगर पिछले इलेक्शन में उनका क्लेम है धांधली का तो ठीक है, उसके ऊपर भी आप इंक्वायरी कमीशन फैक्ट फाइंडिंग जो है वो उसकी बात करें। आप उधर तक मानने के लिए तैयार हैं कि जी आप पिछले इलेक्शंस के ऊपर आप धांधली के क्लेम के ऊपर भी फैक्ट फाइंडिंग जी फैक्ट फाइंडिंग बिल्कुल। और उसके खद्दो-खाल क्या होंगे, पार्लियामानी कमेटी करेगी? ये तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो एक कैबिनेट मीटिंग में भी उनको, और वो पब्लिक हुआ है, उन्होंने पब्लिकली कहा है कि आए पार्लियामानी कमेटी बनाते हैं, बना के देख लें। और 26 नवंबर के ऊपर भी 26 नवंबर के ऊपर भी जो है वो बात हो सकती थी, लेकिन वो तो पहली मीटिंग में आया तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो सिर्फ इसी मीटिंग की इजाज़त है, खान साहब ने दूसरी मीटिंग की इजाज़त नहीं दी। उसके बाद दूसरी में उन्होंने कहा जी तीसरी की हमें इजाज़त नहीं है, तो वो गए। मगर जो ख़त लिखे जा रहे हैं, इमरान खान साहब तो आर्मी चीफ को ख़त लिख रहे हैं, इमरान खान साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख रहे हैं। नहीं, वो ख़त नहीं लिख रहे, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, वो आप यानी लोगों को यानी अपनी यानी जो है वो मौक़िफ़ के मुताबिक लोगों को वो फ़ौज के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है वो एक यानी इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं वो। मगर राना साहब मतलब एक बात होती है इस्लामाबाद में, और वो यही है कि ये कैसे हो सकता है, आप भी जेल में रहे हैं, आपको भी मालूम है कि सियासत के अंदर, जेल के अंदर इजी एक्सेस होता है प्रिजनर तक, तो ये कैसे मुमकिन है कि उनकी कोई भी बातचीत इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं हो रही? कोई ना कोई तो बातचीत हो रही है जिसके ऊपर जुनैद अकबर बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि जी मैं आपको बता रहा हूँ हमारे मुज़ाकरात किसी हद तक पहुँच गए हैं। तो बस फिर मैं भी आपको बता रहा हूँ कि इनके मुज़ाकरात किसी हद तक नहीं पहुँचे, ना पहुँचेंगे। तो आप मुझे बताएं कि जो रवैया है उनका, ये जो खतूत लिख रहे हैं, तो क्या दूसरी तरफ को लोग जो है उनका ज़हन काम नहीं करता कि ये किस तरह से जो है वो एक जहरीला प्रोपेगेंडा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप के ख़िलाफ़, चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, बाकी हमारे ख़िलाफ़ तो खैर है ही है। हाँ। तो वो कर रहे हैं। हाँ। तो इस तरह से बातचीत होती है। अगर इनकी अगर बातचीत हो रही है तो ये ख़त लिखने की क्या ज़रूरत है? अगर पीपल्स पार्टी के ऊपर आ जाएं, और चूँकि आप पंजाब के PMLN के सदर भी हैं,
तो वहाँ पे आपने देखा कि हाल ही में जो गवर्नर सलीम हैदर खान साहब हैं, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जी कोalition को ख़तरा हो सकता है, हमारे मामला जो हैं वो हल नहीं हो रहे, और मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत 6 महीने से ज़्यादा चल सकती है। अगर हम हुकूमत से निकल आए तो फिर हम देखेंगे कि ये हुकूमत कैसे चलेगी। देखें, वो तो बात उनकी दुरुस्त है कि अगर वो हुकूमत से निकल जाएं तो कम से कम फेडरल में तो गवर्नमेंट कायम नहीं रह सकती, नंबर पूरा नहीं हो सकता। लेकिन वो क्यों निकलेंगे? वो कहते हैं जी आप डेवलपमेंट फंड्स नहीं देते, आप MQM को दे देते हैं, आप मौलाना को दे देते हैं, हमें देते नहीं। मामला ये है कि कहने में क्या हर्ज है। आप देते हैं उनको डेवलपमेंट फंड? डेवलपमेंट फंड भी हम दे रहे हैं, बाकी भी उनके मसाइल को जो है वो हम देख रहे हैं। कमेटी कायम है, उसमें डार साहब और मैं दोनों एक मीटिंग हमने गवर्नर हाउस में की थी, और वहाँ पे जो जो भी चीज़ें उन्होंने रखी सबको रेस्ट किया। बाकी हुकूमतों में तो अपने लोगों के भी गिले शिकवे रहते हैं, हमारे अपने लोगों के भी हमसे गिले हैं। मगर सर गवर्नर का ये तो कहते हैं ना कि हम तो अगर यहाँ से निकल आए तो ये गवर्नमेंट फिर इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट टू गिव। देखिए, बात ये है कि गवर्नमेंट से निकल के गवर्नमेंट को गिराना, आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ हम गिरेंगे? वो भी तो साथ ही गिरेंगे ना। मगर कनाल्स का एक मसला सीरियस तो है। नहीं, देखें, कुछ चीज़ें जो है ना वो कहने के लिए होती हैं, तो आप इनको सीरियसली फिर नहीं ले रहे? नहीं, मीडिया ज़्यादा सीरियस ले रहा है। अच्छा, तो इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी के साथ हमारी जो कोलिशन है ना वो कायम रहेगी, क्योंकि उससे ही ये सिस्टम जो है वो कायम रहेगा। अच्छा, और अगले 2 साल जो हैं वो जिस तरह से पहले बात हुई है, वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, ख़ास तौर पे जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस बात की पूरा इदराक और फहम है कि ये पाकिस्तान के लिए कितने क्रूशल हैं। क्या आप काबीना एक्सपैंड करेंगे? काबीना एक्सपैंड करेंगे। पीपल्स पार्टी को लाएंगे? पीपल्स पार्टी को हम लाना चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी आने का फैसला नहीं किया। अच्छा, और भी बड़े मामला आते हैं राना साहब पंजाब के अंदर, उसके बारे में भी पूछूंगी। छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। स्पॉटलाइट है आज जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब के ऊपर, जो वज़ीर आज़म के मशीर हैं बराए अवामी और सियासी अमूर। राना साहब, अब पंजाब के भी आप सदर हैं PMLN के, वहाँ पे ये बात हो रही है कि जी मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर चाहते हैं कि पंजाब के IG डॉक्टर उस्मान को यहाँ पे FIA का डायरेक्टर बनाया जाए, मगर मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इसको रेजिस्ट कर रही हैं। उसको लेके एक तनाव बना हुआ है। इज दैट करेक्ट? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि कोई ऐसा तनाव नहीं है और मामला बिल्कुल सीधे चल रहे हैं। नहीं, अपना FIA का DG जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है, उन्होंने लगाना है। अगर वो लगाना चाहेंगे तो लगा देंगे। उसमें ना मोहसिन नकवी साहब का कोई अमल दखल है और ना चीफ मिनिस्टर पंजाब का कोई अमल दखल है। तो फिलहाल आपको लगता है कि मोहसिन नकवी जो हैं वो अपने दायरे इख्तियार में रह के ही काम कर रहे हैं, उसे तजावज़ नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल, क्यों तजावज़ करेंगे? अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल। वो जो काम उनके ज़ुम्मे है, ज़्यादातर मसरूफियत उनकी इधर जो है ये क्रिकेट PCB में है, तो वो ठीक है, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। राना साहब, FIA के डायरेक्टर को जैसे आपने बताया कि हाल ही में वज़ीर आज़म ने उनको रिमूव भी किया, FIA को लेके बहुत सारे तनाज़े जो हैं वो खड़े हुए हैं। उनमें से एक जो है, जो पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है ऑन द ब्लास्फेमी बिजनेस, वो भी सामने आई। उसके अंदर बताया गया कि FIA के कुछ लोग जो हैं वो उसके अंदर मुलव्विस हैं। फिर हमने देखा कि हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप इंक्वायरी कमीशन बनाएं और रिकमेंड किया इसको। तो ये मामला क्या आप काबीना में आया है, आप इस मामले को देख रहे हैं? नहीं, अभी तक ये मामला जो है ये ख़बरों की हद तक तो मैंने भी सुना है जिस तरह से आपने वजाहत की है, लेकिन ये कैबिनेट में तो ये बात अंडर डिस्कशन नहीं आई। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन है कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बनाएं, चूँकि 400 से 450 नहीं, वो रिकमेंडेशन क्या उन्होंने गवर्नमेंट को की है? जी, उन्होंने हुकूमत को की है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये, मेरा ख्याल हो सकता है कि उनकी रिकमेंडेशन जो है वो पहले अटॉर्नी जनरल ऑफिस या लॉ मिनिस्टर ऑफिस को जाएगी, तो वहाँ से अगर होके कैबिनेट में आती तो इंक्वायरी कमीशन अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है तो बनेगा, ज़रूर बनेगा। ठीक। अब
सिर्फ वकील नहीं सरापा एहतजाज, सहाफ़ी भी सरापा एहतजाज है। कल उन्होंने भूख हड़ताली कैंप किया हुआ है। अब राना साहब बात यह है कि जहां एहतजाज हो रहा था, यानी कि मिसिंग पर्सन्स एहतजाज कर रहे थे कि जी हमारे मसले का हल ढूंढे, उधर आपने एक उम्र रसीदा शख्स को जो है वो आपने बना दिया उनका हेड, अब वो नहीं रहे हम में, ठीक है ना। और इधर जो है फेक न्यूज़ के ऊपर जहाँ पे लोग आपको कह रहे थे कि मोहतात होके चलो, वहाँ पे आपने ट्राइब्यूनल्स बना दिए। तो सवाल ये बनता है कि आप बार बार पैरेलल जुडिशल सिस्टम्स क्यों बनाते जाते हैं? क्या आम अदालतों में सख्त नहीं है कि वो इन केसेस की कोई ना कोई सुनवाई कर सके? जब पूरी दुनिया में आम अदालतों में मामला हल होते हैं, आपको क्यों ज़रूरत पड़ी? देखिए, इसमें मेरा बड़ा स्ट्रेट जवाब है कि आम अदालतों में तो सख्त नहीं है, हमारे अदारों में भी सख्त नहीं है। इसके लिए कोई स्पेशल जो है वो अरेंजमेंट तो होना चाहिए। अब रही बात ये कि ये जो कानून बनाया गया है, इसमें जो हमारे सहाफ़ी भाई ये कह रहे हैं कि ये हालांकि वो ये नहीं कहते कि ये क्यों बनाया गया है कानून, वो ये कहते हैं कानून बनना चाहिए, इसकी ज़रूरत है। हम बिल्कुल फेक न्यूज़ के हक़ में नहीं हैं। हम ये जो वल्गैरिटी सोशल मीडिया और ये जी बिल्कुल उन्होंने कहा है, ये कह रहे, मगर वो ये कहते हैं कि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन तो खत्म ना करें, आपने तो ट्राइब्यूनल्स बना लिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि इसको मिसयूज किया जाएगा और किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 24 घंटे के अंदर आपको बुलाया जाएगा और आपके पास सफाई देने का टाइम नहीं होगा। यानी वो लोग जो है ना जिनके लिए ये बनाया गया है, ऐसा ही होना चाहिए उनके लिए, वो इससे कम सलूक के हकदार ही नहीं है। लेकिन इसे वो सहाफ़ी जो हक लिखते हैं, सच लिखते हैं, हक के लिए खड़े होते हैं, जो हमारा जो है वो मीडिया है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो उनका ये मौक़िफ़ 100% दुरुस्त है कि ये मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। तो अब कोई हम इसके साथ हैं। इसमें जो सेफ्टी मेजर, जो सेफ गार्ड्स वो कहें कि जी ये होने चाहिए ताकि ये मिसयूज़ ना हो, बिल्कुल वो हम करने को तैयार। नहीं, वो आप कब करेंगे? देखिए ये मामला तो सेनेट से और नेशनल असेंबली से तो पास हो गया है, तो आप तब कर लेते जब कमेटी में था। नहीं, कोई आसमानी से ही हुआ है, इसमें सुबह अमेंडमेंट हो सकती है। तो हुकूमत इसके लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है, और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने के लिए तैयार है, लेने को तैयार है। मगर इसी में तरमीम करेगी, विड्रॉ नहीं करेगी, क्योंकि जो प्ली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो विड्रॉ की है। देखिए बात ये है कि बात ये चल रही है 3-4 साल से, कभी पंजाब में, कभी इधर, कभी उधर, लेकिन कोई बात जो है ना वो किसी किनारे लग नहीं रही थी। अब देखिए एक चीज़ सामने आ गई है, अब उसके ऊपर आप बताएं जी, एतराज़ करें, 1 2 3 4 उनको बैठ के दूर करते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, चूँकि आप अवामी अमूर के भी मशीर हैं, बलूचिस्तान का मामला ख़राब होता हुआ जा रहा है और बड़ा सख्त ख़राब हो रहा है, बड़ी तेज़ी से ख़राब हो रहा है, और वहाँ पे जो यंग बलोच हैं वो तो सड़कों के ऊपर हैं, एहतजाज कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा मसला लापता अफराद का है। अभी आपने जो कमीशन बनाया है उसके जो सरबराह थे वो तो फौत हो गए, अब आप उसकी जगह किसको लाएंगे? क्योंकि ये मसला तो है, अब आपने उसकी जगह पे ज़्यादा मुनासिब तो यही है कि किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को ही लाया जाए जो इन मामलात को बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझते हो। मतलब लवाहिकीन का भी कॉन्फिडेंस हो तो आपको नहीं लगता बेहतर होगा? लवाहिकीन का कॉन्फिडेंस किस तरह से हासिल करेंगे? मतलब कि कोई ऐसा हो जिसकी रेप्यूटेशन तो इस हवाले से हो कि वो इंसानी हकूक का कोई उसका बैकग्राउंड हो, कोई वो मामले को समझे, कोई उसकी कोई केसेस ऐसे ये मसला जो है ना जी, ये मसला जो है ये हल हो सकता है, लेकिन ये इंसानी हकूक की तंजीमें और ये हमारे जो एक्टिविस्ट हैं वो सबसे बड़ी रुकावट है इसके वो कैसे हल में। वो इस तरह से कि ये इशू जो है इसमें 3 फरीक हैं। एक तो वो लोग हैं जिनके प्यारे जो हैं वो मिसिंग हैं, दूसरा फरीक वो है जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, एस्टैब्लिशमेंट, तीसरा फरीक जो है वो हुकूमत कह लें। अब इन फरीकैन, ये फरीकैन सारे जो है ना ये पूरा सच नहीं बोलते, हुकूमत भी पूरा सच नहीं बोलती, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है वो भी पूरी सच्ची बात नहीं करते, जो मिसिंग पर्सनस को की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं ना वो भी पूरी बात नहीं करते। हो सकता है उनकी बात ज़्यादा सच हो, बाकियों का झूठ ज़्यादा हो, लेकिन बहरहाल पूरा सच कोई नहीं बोलता। अब मामला ये है कि ये तीनों फरीक बैठ के
एक दूसरे के साथ सच बोलें और हकीकत के ऊपर आके कंप्रोमाइज़ कर लें। तो इंसानी हकूक़ की तंजीमों में कैसा आपका? इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो है ना, वो मिसाल के तौर पे एक बात हुई थी, उस वक्त के आर्मी चीफ ने, बाजवा साहब थे, उन्होंने कहा कि जी बात ये है कि लेजिस्लेट करें और लेजिस्लेशन में जो है वो इस चीज़ का जो है वो आप इसको हल करें और हमारी भी सुने, उनकी भी सुने और उसके मुताबिक जो है वो लेजिस्लेट करें। अब आप मुझे बताएं कि कौन अगर हुकूमत लेजिस्लेट करना चाहे और उसमें इस मसले के ऊपर जो है वो यानी कोई ऐसा रास्ता जो है वो निकाले जी, तो ये तंजीमें जो हैं ये तो हुकूमत को उखाड़ के रख देंगी। चलें, उम्मीद करते हैं कि इस मसले का हल जो है वो 3 फ़रीक़ैन मिल के निकाल लेंगे और इसके अंदर इंसानी हकूक़ की तंजीमें आपका साथ देंगी। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़ा अहम इंटरव्यू हमें दिया है जिसके अंदर आपने वाज़े तौर के ऊपर राना साहब ने ये कह दिया है कि जवाज़ बनता है कि रेफरेंस आ सकता है सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस के ख़िलाफ़ आने वाले दिनों के अंदर, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब जाके अपोजिशन के साथ मिल जाते हैं तो शायद अपोजिशन जो है वो ज़्यादा दानिशमंदाना फ़ैसले करे। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।